हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, इसके जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। आपके पास कोई लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर का कलर रेड है। जैसे ही आप सॉल्यूशन में डिप करते हो तो उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। यानी आपके पास रेड लिटमस पेपर है, सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इसके पीएच के बारे में बताना है। तो जैसे हमको पता है कि रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो आपका सॉल्यूशन बेसिक होता है, वैसे ही ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट होता है तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेड टू ब्लू बोला है, इसलिए सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा और बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है 7 to 14 होता है। वैसे ही एसिडिक का 0 to 7 होगा। तो ऑप्शन में आप देखो कि 7 से 14 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका पीएच है 10। पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग सेल to give a gas that turns lime water milky, the solution contain। इस क्वेश्चन में आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है। लेट से मेरा ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नाम पता नहीं, इसी सॉल्यूशन का नाम आपको बताना है। तो हम लोग सॉल्यूशन ए बोल देते हैं। ये आपका क्रश्ड एग सेल से रिएक्ट करेगा। तो जो आपका एग सेल होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मेरा एग सेल क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करेगा और आपको एक गैस देगा, जो गैस का यूज करके हम लोग लाइम वाटर को मिल्की बनाएंगे, लाइम वाटर को मिल्की बनाएंगे। तो आपको इस सॉल्यूशन का नाम बताना है। तो जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पर जो गैस रिलीज होगा, इस गैस का नाम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस दे देता है। तो याद रखना गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ जो रिएक्टेंट साइड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एनी एसिड दैट इज HCl, रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर देता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है रिएक्टेंट साइड में आपका HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 10 ml of solution of NaOH that is sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है और आपका HCl का एसिडिक नेचर होता है। यहाँ आपको बताया गया है कि आपके पास 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग 8 ml HCl सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि बेसिक में जैसे आप एसिडिक को मिलाओगे तो आपका जो पीएच है लेवल है वो आपका 7 के करीब पहुंचते जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा है कि अगर आपके पास 20 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन होगा तो आपको कितने ml HCl सॉल्यूशन का रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है आपका न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ आपका 10 ml सॉल्यूशन है NaOH का और आपको जो पूछा है 20 ml NaOH के लिए पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका NaOH का सॉल्यूशन है डबल हो गया है, इसी वजह से हम लोग HCl सॉल्यूशन को भी डबल कर देंगे। तो यहाँ पे 8 ml ऑफ HCl है तो उसका डबल दैट इज 16 ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा फॉर 20 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो नॉर्मली आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज 16 ml। या फिर आप एलिमेंट्री मेथड का यूज कर सकते हो कि 10 ml ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl 8 ml। तो आपका 1 ml NaOH इज न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl 8/10, लेकिन आपका जो NaOH गिवन है 20 ml गिवन है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 8/10 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 जा 20, 8 2 जा 16।
तो 16 ml निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली बना लेना, क्योंकि यहाँ जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अमाउंट है डायरेक्टली डबल कर दिया है, इसी वजह से HCl सॉल्यूशन का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, डेट इज 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अगर आपको इंडाइजेशन है तो इनमें से कौन सा मेडिसिन का यूज आप करोगे। इंडाइजेशन का सिंपली मतलब होता है आपके पेट में एसिड का अमाउंट बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होता है, जलन होता है और फिर खट्टी डकार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पेट में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, इसी वजह से हम लोग बेस का यूज करेंगे, जिसके वजह से आपके पेट के अंदर जो एसिड है वो कम हो जाए। तो बेस में आपको याद रखना है, आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो या फिर कोई भी एंटा एसिड का यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा एंटा एसिड। यहाँ पे अगर एंटा एसिड नहीं लिखा होगा, कोई भी बेस का ऑप्शन होगा उसी को आप टिक करना, क्योंकि बेस आपके एसिड को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, इसके पीएच को कम करने की कोशिश करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। इस क्वेश्चन में आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड दिया गया है। इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद इस रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसको बैलेंस कर देना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट साइड दिया गया है। रिएक्टेंट साइड में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि एक्वस होगा, वो रिएक्ट कर रहा है आपका जिंक से जो कि सॉलिड होगा। तो जैसे ही जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्शन होगा, आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब इस वर्ड इक्वेशन को आपको बैलेंस कर देना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है H2SO4 प्लस जिंक, डेट इज Zn, आपस में रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है, डेट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, जिंक सॉलिड है, जिंक सल्फेट भी आपका एक्वस होगा और हाइड्रोजन आपका गैस होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट साइड के जिंक सल्फेट को देख रहे हैं। यहाँ पर जिंक आपका 1 है, वहीं अगर हम रिएक्टेंट साइड में जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी जिंक आपका 1 है। वहीं अगर सल्फेट की बात करें तो SO4, यहाँ पर भी SO4, यहाँ पे H2 है, यहाँ पर भी H2 है। यहाँ जो आपका रिएक्शन है ये ऑलरेडी आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको फर्दर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप लिख लोगे उस स्टेटमेंट के बेसिस पे सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, उसके बाद उसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो रिएक्टेंट साइड में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है जो कि एक्वस होगा और साथ में मैग्नीशियम रिबन जो कि आपका सॉलिड होगा। आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यहाँ जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आपका एक्वस होगा और हाइड्रोजन आपका गैस होगा। अब इस वर्ड इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग केमिकल फॉर्मूला को लिख लेते हैं। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डेट इज HCl, साथ में मैग्नीशियम है, डेट इज Mg, आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट साइड के मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लेते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम आपका 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोराइड आपका 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में क्लोराइड आपका 1 है। इसी वजह से हम लोग HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो Cl है वो आपका 2 बन गया, साथ ही साथ H भी आपका 2 बन गया। प्रोडक्ट साइड में भी आपका H2 है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आपका बैलेंस्ड हो गया है। सिंपली हम लोग HCl में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपली आप पहले वर्ड इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद इस वर्ड इक्वेशन के बेसिस पे केमिकल फॉर्मूला लिखकर बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट आपका C है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट को कंप्लीट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस होगा रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पाउडर से जो कि आपका सॉलिड है, रिएक्ट करके
एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा जो कि एक्वस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब इस वर्ड इक्वेशन के बेसिस पे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4, एल्यूमिनियम आपका Al, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है Al2SO4 और 3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान रखना होगा, प्लस हाइड्रोजन डेट इज H2। तो एल्यूमिनियम सल्फेट आपका एक्वस है और आपका हाइड्रोजन गैस है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट साइड के एल्यूमिनियम सल्फेट को देख रहे हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम 2 है, रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एल्यूमिनियम अब 2 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे SO4 3 है, लेकिन यहाँ पे SO4 है सिर्फ, इसी वजह से इस पूरे कंपाउंड को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका SO4 आपका 3 हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी 3 हो रहा है, इसी वजह से हम लोग प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है आपका बैलेंस्ड हो गया है। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को 3 से मल्टीप्लाई किए, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए इन रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में आपका हाइड्रोजन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो सिंपली देखो, सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम आपस में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट है आपका डी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग। तो आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आपका आयरन के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होगा और आपका आयरन सॉलिड होगा, आपस में रिएक्ट करके आयरन क्लोराइड बना देगा जो कि एक्वस होगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब इस वर्ड इक्वेशन का हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेट इज HCl, आयरन डेट इज Fe, आपस में कंबाइन करके आयरन क्लोराइड बना रहा है, डेट इज FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। HCl आपका एक्वस होगा, आयरन आपका सॉलिड है, आयरन क्लोराइड आपका एक्वस है और आपका हाइड्रोजन गैस है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड के आयरन क्लोराइड में देखेंगे कि जो आयरन है 1 है, रिएक्टेंट साइड में भी आयरन 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्लोराइड 2 है और आपका रिएक्टेंट साइड में क्लोराइड 1 है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्लोराइड 2 हो जाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी 2 होगा। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी आपका 2 है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ HCl को 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन आपस में कंबाइन करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएगा और यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. इस क्वेश्चन में आपको एक एक्टिविटी करना है। इस एक्टिविटी में आपको ये प्रूफ करना है अल्कोहल या फिर ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसके बावजूद भी हम लोग उसको एसिड नहीं बोलते हैं। तो आपको सिंपली एक एक्टिविटी करके प्रूफ कर देना है। एक्टिविटी के एपरेटस सेटअप के लिए हम लोग NCERT बुक एक्टिविटी 2.8 का जो सेटअप है उसको देखेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की जगह पे हम लोगों को अल्कोहल रखना है या फिर ग्लूकोज रखना है। अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल। उसका अगर हम लोग केमिकल फार्मूला की बात करें तो CH3CH2OH होता है। वैसे ही आपका ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 होता है। दोनों के केमिकल फार्मूला में देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके बावजूद भी हम लोग इसको एसिड नहीं बोलते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी के लिए जो एपरेटस को सेटअप करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी के लिए हम लोगों को एक बीकर लेना है। इस बीकर के अंदर एक रबर कॉर्क को रखना है। इस रबर कॉर्क में 2 आयरन नेल को इंसर्ट कर देना है। इस आयरन नेल के थ्रू हम लोगों को सर्किट को कंप्लीट करना है। इसी वजह से हम लोग एक आयरन नेल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे। उस वायर में हम लोग बैटरी को, बल्ब को और स्विच को कनेक्ट करेंगे। फिर आपको वायर्स को दूसरे आयरन नेल से कनेक्ट कर देना है।
बस इतना ध्यान रखना है, 2 आयरन नेल के बीच में आपको कुछ गैप रखना है। जो आपका सर्किट है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन को डालेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन या तो अल्कोहल होगा या फिर ग्लूकोज होगा। बस याद रखना है सॉल्यूशन को जो यहाँ पे वायर कनेक्ट किया गया है उससे थोड़ा सा नीचे ही रखना है। तो हम लोग सबसे पहले अल्कोहल सॉल्यूशन को इस बीकर के अंदर डालते हैं, उसके बाद हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन को डालेंगे, फिर से स्विच को ऑन करेंगे और फिर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं अल्कोहल या फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर कोई भी H+ आयन का रिलीज नहीं होता है। H+ आयन अगर रिलीज नहीं होता है तो यहाँ जो सर्किट है वो भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ जो करंट का फ्लो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन में HCl को लेते हैं, HCl को जैसे ही डालते हैं उसके स्विच को ऑन करते हैं तो आपका बल्ब ग्लो हो जाता है। इसका रीजन होता है कि HCl में जो H+ आयन है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो होता है। इसी वजह से बल्ब यहाँ पर इन केस ऑफ HCl ग्लो हो जाता है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के टर्म में बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आयंस का रिलीज नहीं है, इसी वजह से अल्कोहल या फिर ग्लूकोज एसिड आपका नहीं है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या, एक्टिविटी के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको लिखेंगे, जैसे कि बीकर हो गया, रबर कॉर्क हो गया, आयरन नेल हो गया, एक बैटरी हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, और अल्कोहल की जगह पे हम लोग इथाइल अल्कोहल लेंगे और फिर हम लोग ग्लूकोज लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पे आपका अपैरेटस सेटअप दिया गया है। प्रोसीजर में हम लिखेंगे सबसे पहले इथाइल अल्कोहल को बीकर के अंदर लेना है। बस याद रखना है कि जो आयरन नेल है उसको पूरा डिप नहीं करना है, जो वायर का पार्ट है उसको बाहर ही रहने देना है। फिर हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं होता है। इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ग्लूकोज ले लेंगे और इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। अगेन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बल्ब फिर से ग्लो नहीं हो रहा है। हम लोग सिंपली कहेंगे इन केस ऑफ अल्कोहल या फिर ग्लूकोज जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें से H+ आयन का रिलीज होना जरूरी होता है, जो करंट को एक नेल से सॉल्यूशन के थ्रू दूसरे नेल तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज या फिर अल्कोहल में H+ आयन रिलीज नहीं होता है, इसी वजह से ग्लूकोज और अल्कोहल आपका एसिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक बात याद रखना, कभी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यानी हम चार्ज की बात करें तो याद रखना वहाँ पे आयंस का बनना जरूरी होता है। अगर आयंस बनेगा तभी आपका चार्ज का फ्लो होगा या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली H+ आयंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका रेन वाटर है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। इन केस ऑफ डिस्टिल वाटर एक प्योर वाटर है, इसमें कोई भी H+ आयन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो सिंपली यहाँ पे H+ आयन के बेस्ड पे आप लिखोगे, अगर H+ आयन प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, H+ आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, फॉर वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना होगा तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें आयंस प्रेजेंट हो, चाहे H+ आयन हो या फिर दूसरा आयंस हो। आयंस का होना जरूरी है, तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर? वाटर के एब्सेंस में एसिड जो है अपना एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है, क्यों? तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे जो एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयंस को या फिर हाइड्रोनियम आयन को, डेट इज H3O+ आयन को, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
वाटर के प्रेजेंस में एसिड प्रोड्यूस करेगा H+ आयंस को या फिर H3O+ आयन को, डेट इज हाइड्रोनियम आयन को। फॉर एग्जाम्पल HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे कि एक H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो किसी भी एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन का होना जरूरी होता है। अगर आपका वाटर एब्सेंट रहेगा तो HCl आपका H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोनियम आयन्स या H+ आयन आर नॉट प्रोड्यूस, दैट इज व्हाई दे डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो सिंपली याद रखना है कि एसिड एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसके पास वाटर होगा। वाटर के साथ रिएक्ट कर कर H+ या हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है और यही H+ या हाइड्रोनियम आयन एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में आपको 5 सॉल्यूशन दिया गया है, A, B, C, D एंड E। पांचों सॉल्यूशन का यहाँ आपका pH दिया गया है 4, 1, 11, 7 एंड 9। आपको इस pH के बेसिस पे बताना है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीकली एसिडिक या फिर वीकली अल्कलाइन है। इस pH के बेसिस पे आपको बताना है। उसके बाद आपको इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे उस pH को अरेंज करना है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। मेरे पास सॉल्यूशन है A, B, C, D एंड E। उसके बाद इसकी pH, A का pH है 4, B का है आपका 1, C का है 11, D का है 7 और आपका E का है 9। अब हम लोग pH स्केल को लिख लेते हैं। मेरा जो pH स्केल है 0 to 7 और 7 to 14। 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो जो बेसिक है या बेसिसिटी है वो इंक्रीज करता है। ऐसे ही 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो मेरा जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा और आपका 7 न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 7 की बात करें तो सॉल्यूशन D, तो सॉल्यूशन D आपका न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन B का जो pH लेवल है 1 है तो हम लोग कहेंगे ये हाईली या स्ट्रांगली एसिडिक है। वहीं अगर हम लोग pH 4 की बात करें तो वीकली एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो मेरा जो बेसिक कैरेक्टर है इंक्रीज करेगा। यहाँ पर C का pH 11 है तो हम लोग कहेंगे जो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रांगली अल्कलाइन लिखेंगे। वहीं अगर हम लोग सॉल्यूशन E की बात करें जिसका pH 9 है वो आपका वीकली अल्कलाइन हो जाएगा। तो हम लोग इसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन D है जिसका pH 7 था वो आपका न्यूट्रल रहेगा। वहीं अगर हम लोग सॉल्यूशन C की बात करें जिसका pH वैल्यू 11 है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हो जाएगा। सॉल्यूशन B जिसका pH वैल्यू 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा। सॉल्यूशन A जिसका pH वैल्यू 4 था वो वीकली एसिडिक हो जाएगा और सॉल्यूशन E जिसका pH वैल्यू 9 है वो आपका वीकली अल्कलाइन हो जाएगा। अब हम लोगों को सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सॉल्यूशन C है जिसका pH 11 है तो यहाँ पर जो H+ कंसंट्रेशन कम होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन E का जिसका pH 9 है उसमें 11 के कंपैरिजन में ज़्यादा H+ आयन होगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन D की बात करें जिसका pH 7 है, H+ कंसंट्रेशन 11 और 9 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन A जिसका pH 4 है उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन इन सबसे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन B में होगा क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। जो हाईली एसिडिक होता है वहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे कि B इज ग्रेटर देन A, A इज ग्रेटर देन D, D इज ग्रेटर देन E और E इज ग्रेटर देन C। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है A और B। तो इस टेस्ट ट्यूब का नाम हम लोग A ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब का नाम हम लोग B ले लेते हैं। उसके बाद आपको इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन को लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को डाल देते हैं
और इसमें भी मैग्नीशियम रिबन को डाल देते हैं, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। अब हम लोग टेस्ट ट्यूब ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग HCl सॉल्यूशन को डालेंगे। तो लेट्स से मेरा सॉल्यूशन HCl हो गया। वैसे ही टेस्ट ट्यूब बी में आपको एसिटिक एसिड को डालना है, तो ये मेरा एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COOH। दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम लेना है। एक टेस्ट ट्यूब डेट इज टेस्ट ट्यूब ए में HCl लेना है और टेस्ट ट्यूब बी में आपका एसिटिक एसिड लेना है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल दी फिजिंग अकर मोर विगरेसली एंड वाई। यहाँ जो वर्ड आया है फिजिंग, इसका मतलब होता है हिसिंग साउंड आपको सुनाई देगा और साथ में आपको बबल्स भी नजर आएगा। तो आपको बताना है कि टेस्ट ट्यूब ए में या फिर टेस्ट ट्यूब बी में किसमें बहुत जल्दी आपका जो फिजिंग है वो अकर होगा, यानी बबल के साथ आपको एक साउंड भी सुनाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी का रिएक्शन देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, इसके अंदर हम लोग HCl सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। जैसे ही मिक्स करते हैं तो आपस में रिएक्शन होगा और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। वैसे ही अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब बी की बात करें, जिसमें मैग्नीशियम था लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन था, आपस में कंबाइन कर मैग्नीशियम एसीटेट और आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। दोनों रिएक्शन में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट साइड में आपका हाइड्रोजन गैस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शन में जो आपका फिजिंग साउंड है वो सुनाई देगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी वजह से HCl में बहुत ज़्यादा H+ आयन का रिलीज होगा और HCl अपने बॉन्ड को आसानी से डिसोसिएट कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ पर रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी वजह से हाइड्रोजन गैस आसानी से और जल्दी से रिलीज हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो फिजिंग साउंड है वो जल्दी अपीयर हो जाएगा एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब बी, क्योंकि यहाँ पे जो एसिडिक एसिड है वो लीस्ट एसिड है, इसी वजह से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फिजिंग अकर इन बोथ दी टेस्ट ट्यूब ड्यू टू दी इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। दोनों रिएक्शन में H2 गैस रिलीज हो रहा है, इसलिए फिजिंग साउंड तो दोनों रिएक्शन में होने वाला है। लेकिन जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा टेस्ट ट्यूब ए में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब बी। H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसी वजह से रिएक्शन भी बहुत जल्दी आपका टेस्ट ट्यूब ए में हो जाएगा। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि जो HCl है वो बहुत जल्दी अपने बॉन्ड को डिसोसिएट कर लेगा, यानी अपने बॉन्ड को तोड़कर प्रोडक्ट को बना लेगा। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब ए में जो फिजिंग साउंड होगा मोर विगरसली, यानी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों रिएक्शन को लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट जो मेंशन किया गया है उसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। आपका जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 है। जैसे ही हम लोग मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो आपका कर्ड का pH होगा उसमें क्या इफेक्ट आएगा वही आपको बताना है। हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यही बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और ये जो आपका बैक्टीरिया है इससे एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इस लैक्टिक एसिड के वजह से जो आपका pH का वैल्यू है वो डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि जो मिल्क है वो बेसिकली इसका pH 6 है, यानी ये आपका एक वीक एसिड है, क्योंकि न्यूट्रल 7 होता है उसके पास में है। तो जैसे ही लैक्टोबैसिलस इस मिल्क में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा तो जो मिल्क का pH है वो कम होते जाएगा। तो जो आपका कर्ड का pH होगा वो इस 6 से बहुत कम होगा ड्यू टू दिस बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली लिखेंगे बैक्टीरिया चेंज दी फ्रेश मिल्क इनटू कर्ड प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। तो बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है और आपको जो लैक्टिक एसिड है उसको भी प्रोड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन कर्ड द pH विल कम डाउन फ्रॉम 6 टू अ लोअर वैल्यू। तो आपका इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो कर्ड का pH है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक मिल्कमैन अपने फ्रेश मिल्क में स्मॉल अमाउंट का बेकिंग सोडा का ऐड करता है।
जिसके वजह से जो मिल्क का पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है। मिल्क का पीएच आपका 6 होता है, जैसे ही बेकिंग सोडा को ऐड किया जाता है तो मिल्क का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है, यानी मोर देन 7 हो जाता है। तो ऐसा मिल्कमैन क्यों करता है, अपने मिल्क को अल्कलाइन क्यों बनाता है? इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। जैसे ही हम लोग फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से फ्रेश मिल्क का पीएच अल्कलाइन हो जाता है, उसके बाद जो फ्रेश मिल्क है वो आसानी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए वो बहुत ज़्यादा समय लेता है। ऐसा क्यों? तो इसमें आप सिंपली लिखोगे, एक फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है। जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करते हैं तो मिल्क आपका अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन मिल्क होने की वजह से मिल्क आसानी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना है कि अल्कलाइन मिल्क बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। इसी वजह से जो मिल्क मैन है फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा अमाउंट आपका बेकिंग सोडा मिलाता है, क्योंकि जो दूध है जल्दी से खराब ना हो पाए, या फिर जो दूध है कर्ड में आसानी से कन्वर्ट ना हो पाए। तो ये 2 रीजन आपको लिख देना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जो अल्कलाइन मिल्क होता है वो बहुत आसानी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा क्यों? नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। बी को फिर से देख लो, मेरा जो मिल्क का पीएच था 6 था, लेकिन जैसे हम लोग बेस को मिलाते हैं तो आपका मिल्क अल्कलाइन हो जाता है। और हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो मिल्क है आपका वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन इस मिल्क में आपका बेस ऐड किया हुआ है, इसी वजह से लैक्टिक एसिड इस बेस की वजह से न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और जो मिल्क है आसानी से कर्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो नॉर्मली आप यही लाइन लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं, उसका रीजन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत आसानी से मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना देता है। जिप्सम कुछ समय के बाद एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ वाटर है। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर या मॉइस्चर मिलता है, आपस में रिएक्ट कर जिप्सम बना देता है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4 2 वाटर होता है। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिप्सम आपका एक हार्ड मास्क बना लेता है। इसी वजह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। इसमें सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना है और आपको 2 एग्जांपल दे देना है। तो नॉर्मली लिखोगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में आपके पास एक एसिड होगा और साथ ही साथ बेस होगा, आपस में कंबाइन या रिएक्ट कर एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर को रिलीज करेगा। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड होता है, आपस में कंबाइन करके एक सॉल्ट बना देगा और साथ में वाटर को रिलीज करेगा। तो यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका, नाइट्रिक एसिड आपका एसिड है, आपस में कंबाइन करके पोटासियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट हो जाएगा और साथ में वाटर। तो यही 2 एग्जांपल लिख लेना। साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसमें जो H+ आयंस है जो कि एक एसिड से प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ OH नेगेटिव जो कि बेस से प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं एक न्यूट्रल एटम वाटर को बना देता है, तो इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिंपली आपको डिफाइन करना है। डिफाइन में सिंपली लिखोगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बना देगा, और यहाँ 2 एग्जांपल लिख लेना। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का दो इंपॉर्टेंट यूजेस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग वॉशिंग सोडा की बात कर ले। वॉशिंग सोडा यूज होता है एज अ क्लिनसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर अगर हार्डनेस है तो उसको रिमूव किया जाता है यूजिंग वॉशिंग सोडा, या फिर जो डोमेस्टिक पर्पस में क्लिनसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, पहला यूज। दूसरा यूज है वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं ग्लास, सोप या फिर पेपर इंडस्ट्री में। दो यूजेस आप वॉशिंग सोडा के अंदर लिखोगे। नेक्स्ट हम लोग बेकिंग सोडा के यूजेस की बात करें तो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर आपका मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और आपका एक माइल्ड एडिबल एसिड का, लाइक टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट इसका यूज करोगे कि बेकिंग सोडा का यूज होता है एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड का यूज किया जाता है इनडाइजेशन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो बेकिंग सोडा के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस लिख लोगे। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो भी एक्टिविटी है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।